हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है, हेडिंग डालो, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। वेनोमीटर। देखो आधा सा इसमें नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें होगा क्या। चल कुंडली मतलब कुंडली गतिशील अवस्था में होगी। कुंडली कैसे होगी? गतिशील मतलब कोई एक गैल्वेनोमीटर है। अब होता क्या है इसके लिए देखो, अभी तक हमने परिपथ से कितनी धारा कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है वो अभी तक नहीं पता किया है। और ना ही हमने ये देख पाया कि कितना विभवांतर किसी दो सिरों पर है, उनको कैसे ज्ञात किया जाए। इसके लिए अभी तक कोई ऐसा उपकरण अभी तक नहीं बनाया। तो इसके लिए हम यहाँ पे काम में लेते हैं गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसी से एम्पियर और अमीटर बनाया जाता है जो कि धारा का मापन करेगा। इसी से वोल्ट मीटर बनाया जाता है जो किसका काम करेगा? वोल्टेज मापने के लिए। और स्वयं गैल्वेमीटर क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर ये धारा की दिशा का मापन करने के काम में लिया जाएगा। धारा की दिशा। अब धारा की दिशा हमारे यहाँ पे एक माइंड में एक बात आती है कि ये धारा की दिशा कैसे निकालेगा, आखिरकार इसका सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से इसमें बनाया गया होगा, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये सिद्धांत रहता है इसका किस पर आधारित रहता है? लास्ट जो हमने टॉपिक किया था इसी के पर आधारित रहता है। इसमें क्या किया था हमने? दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में कुंडली को रखा था और हमने पाया कि यहाँ पे कुंडली गतिशील है। गतिशील कैसे है? कि वहां पे घूर्णन हो रहा है। और घूर्णन होने से हम क्या कर सकते हैं? ये घूर्णन क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे धारा प्रवाह हुई थी। इसका केवल देखा जाए तो किसके कारण हुआ है? धारा प्रवाह के कारण। तो यहाँ से हम धारा की दिशा निकाल सकते हैं कि कुंडली का घूर्णन होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कोई संकेतांक लगा के कि भाई ये छड़ है, ये रोटेशन होते ही ऐसे विक्षेपित हो जाएगी। तो विक्षेपण से हम क्या देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। अगर विक्षेपित नहीं होगी तो इसका मतलब है कि उसमें कोई परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो इस उपकरण का नाम होता है गैल्वेनोमीटर। और इसी की सहायता से हम दो उपकरण बना सकते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर। तो इसमें लिख लेते हैं कि होता क्या है। तो हेडिंग डाल ही ली होगी, इसको इंग्लिश में और लिख लेते हैं। चल मतलब मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? MCG। तो इस प्रकार से आज हम क्या करने वाले हैं? गैल्वेनोमीटर। अब देखो अपना जो भी लास्ट टॉपिक था उसमें क्या हुआ था? कुंडली गतिशील थी, चुंबकीय ध्रुव तो स्थिर थे। इसका मतलब क्या है? इसी के नाम से इसका नाम क्या रखा है? चल कुंडली। तो केवल कुंडली गतिशील है। क्या है? कुंडली गतिशील है। और ऐसा भी हो सकता है कि सर कि भाई कुंडली को स्थिर कर दें और चुंबक गतिशील हो। हाँ, ऐसा भी बनाना पॉसिबल है। इसलिए ये दोनों प्रकार के होते हैं, एक तो चल चुंबक धारामापी या गैल्वेनोमीटर, या फिर चल कुंडली धारामापी, या फिर हम इसको गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं इसका सिद्धांत। तो इसमें लिखते हैं किस सिद्धांत पर काम करती है ये। तो सिद्धांत कौन सा है? वही है जो हमने पहले टॉपिक किया था, उसको बस हल्का सा यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे बल आघूर्ण लगेगा जब चुंबक के ध्रुवों में। तो लिख लेते हैं, जब दो शक्तिशाली शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों चुंबकीय ध्रुवों अर्थात कैसे चुंबकीय क्षेत्र होगा? समचुंबकीय क्षेत्र। अर्थात समचुंबकीय क्षेत्र में समचुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही कुंडली कुंडली रखी जाती है तो कुंडली में धारा प्रवाह के द्वारा धारा प्रवाह के द्वारा बलाघूर्ण लगता है।
बलागुण लगता है मतलब वो क्या करती है, घूमने का उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, बलागुण लगता है। इस कारण कुंडली इस कारण कुंडली घूर्णन गति दर्शाती है। कैसी गति दर्शाती है? घूर्णन गति। घूर्णन गति दर्शाती है। तो यहां तक पता चला, अभी तक कोई हमने नया नहीं किया है, पुराने वाला ही टॉपिक का वो लिखा है। अब ये जो सिद्धांत है कि भाई ये घूर्णन हो रहा है या फिर ऐसे घूम रही है, और ये तो धारा की दिशा बदलने से इसका घूर्णन बदल सकता है, तो इसी घूर्णन के कारण विक्षेप का हम उपयोग करेंगे धारा मापी के, धारा की दिशा मापने में। तो सिद्धांत पर इसी सिद्धांत पर धारा मापी या गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर कार्य करता है। कार्य करता है। तो सिद्धांत पता चल गया। किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब दो चुम्बकों के मध्य में कुंडली है तो उसमें बलागुण उत्पन्न होता है, और ये हमने कब देखा था? लास्ट टॉपिक में। तो बलागुण के कारण क्या हो जाएगा कि एक घूर्णन गति होगी, तो उसके सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो अब इसमें लिख लेते हैं। अब ये चल कुंडली है तो इसमें स्थिर कौन रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र। और गतिशील कौन रहेगी? कुंडली। तो इसमें लिख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे लिख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र की स्थिर अवस्था स्थिर अवस्था में कुंडली के गति होने के कारण गति होने के कारण होने के कारण इसे इसे चल कुंडली चल कुंडली गैल्वेनोमीटर गैल्वेनो हाँ हाँ, गैल्वेनोमीटर, इसको इधर लिख देता हूँ। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। अब होगा क्या? अब देखो, हमें तो इसकी कैलकुलेशंस करनी है, कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितना विक्षेप आएगा, तो वो निकालना स्टार्ट कर दें। अब सिद्धांत पता चल गया, तो इसमें लिखो। अब ये सिद्धांत वाला काम हो गया है। अगर कोई सिद्धांत पूछे आपसे तो कितना करना है? इतना लिखना है। ठीक है। तो अब इसका चित्र बना लेते हैं कि होता क्या है। देखो, ये अपने पास चुम्बक है यहाँ पे। अब की बार हम त्रिज्य चुम्बक ले रहे हैं। ये कोई एन सिरा वाली चुम्बक है और इसमें कोई त्रिज्य चुम्बक। दो चुम्बक हैं अपने पास। चित्र थोड़ा ध्यान से बनाना है। इसमें एक चुम्बक ये है, ये सिरा है एस। तो कितने चुम्बक हैं अपने पास? दो। एक तो ये है और एक ये है। ठीक है। अब इसके बीच में क्या रखेंगे? कुंडली। अब कुंडली कैसे रखेंगे? देखो, मैं कुंडली रख देता हूं इसमें। वैसे तो ये बेलनाकार कुंडली होगी, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं पहले जैसे की तरीके से ही। तो ये इसमें धारा प्रवाह की जाएगी, और ये क्या है? कुंडली है, इस प्रकार से। अब इसमें क्या कर रखे हैं? तार लपेटे हुए हैं। इसके बीच में हमने एक नर्म लोह रख दिया है। अब नर्म लोह रखा है, तो उसका कारण क्या है?
कि इससे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। अब यहां से क्या होगा, यहाँ पे लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होगा इस पे। क्यों होगा लंबवत? क्योंकि ये कैसी चुम्बक है? त्रिज्य चुम्बक है, इसको घुड़नाल चुम्बक भी बोलते हैं। देखो इधर तो कैसे तीर आएंगे, इस दिशा में। इस दिशा में क्यों आएंगे? क्योंकि एन से एस की तरफ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे होगा। तो इसको यहाँ पे हम तीर लगा के लिख देते हैं। और क्या होगा देखो, इनको क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे जो तार है, तार तो अलग हो जाएंगे, यहाँ पे एक स्प्रिंग की सहायता से इसको अटैच किया जाएगा और यहाँ पे सतह से जोड़ देंगे। ऊपर भी क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे एक मिरर लगाएंगे बीच में, जिससे कि हमें विक्षेपण का सही से स्पष्ट पता चल जाए। और यहाँ पे एक ऐसे लगी होती है, इसको बोलते हैं मरोड़ी टोपी। मरोड़ी टोपी, इनके नाम हम ब्लैक कलर से रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये रखा है हमने नर्म बेलनाकार, बेलनाकार नर्म लोह क्रोड। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा इसके अंदर, कुंडली के अंदर। और ये क्या है, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो चुम्बक है, ये जो चुम्बक है ये कैसी चुम्बक है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ये जो चुम्बक है ये कैसी है, त्रिज्य, त्रिज्य या घूर्णन, घूर्णन आकृति की चुम्बक, आकृति की चुम्बक है ये। इसका मैं फायदा बताऊंगा कि क्यों इसका फायदा काम में लिया जाता है। तो ये उसका दक्षिणी सिरा। अब देखो ये, इससे क्या होगा, बेलनाकार नर्म लोह क्रोड रखने से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने के लिए इसका काम में लेते हैं। तो ये वापस से लिखाऊंगा नहीं है, क्योंकि यहीं से हम क्या कर सकते हैं, चित्र की सहायता से ही कुछ काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, प्रबलता बढ़ जाएगी। अब अपने पास ये क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसका काम क्या है, जैसे जैसे कुंडली घूमेगी तो ये अपना मिरर रिफ्लेक्शन चेंज होगा, तो उसे हम पता कर लेंगे कि भाई घूर्णन कितना हुआ है। ठीक है, तो और ये स्प्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे इसको तुम कैसे भी देख लेना, ये वायर अलग है, वो वायर, वो वाले वायर अलग थे। ऐसा नहीं है कि भाई इनसे ये हो रहा है। तो यहाँ धारा जा रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इस पर क्या हुआ है, फेरे लपेटे गए हैं इस प्रकार से। इस पर फेरे नहीं, इस पे चलो वैसे ही रहने देते हैं, हमें इसमें दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि इस पे फेरे लगातार कंटिन्यूअस लपेटे गए हैं। ठीक है, ये माइंड में रख लेना। तो यह है चल चुंबक गैल्वेनोमीटर। किसका चित्र है, चल चुंबक नहीं, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ये चित्र हो गया। अब देखो, चित्र तो बना लिया होगा, बना लेना।
अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी क्रियाविधि को देखेंगे कि इसमें कितना विक्षेपण आता है, किस प्रकार से होता है। तो अब हम लिखते हैं, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो इस पर, इस पर मतलब कुंडली पर, इस पर बलागुण कार्य करता है। स्वाभाविक है, बलागुण कार्य करेगा। बलागुण कार्य करता है। ठीक है। अब इस बलागुण का मान, इस बलागुण, बलागुण क्या है? टॉ, टाउ, टाउ का मान निम्न होगा, निम्न होगा। क्या होगा? टाउ बराबर हमने निकाला था एम बी साइन थीटा, पिछले डेरिवेशन में निकाला है। देखो, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ये रहा। अब मैं अल्फा की जगह क्या मान लेता हूँ? थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये आ गया। चूंकि एम बराबर क्या होता है? आई, आई की जगह एक और आएगा, घेरों की संख्या, एन आई ए। एंड थीटा क्या होगा इस केस में? थीटा होगा 90 डिग्री। क्यों? त्रिज्य चुंबकीय चुम्बक है, त्रिज्य चुंबक का उपयोग किया गया है। देखो, जब अपने पास समतल चुम्बक थी, ऐसे थी, आयताकार, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये कुंडली घूमने से बदल जाता था। तो अब क्या है? ये त्रिज्य ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे, ऐसे आकृति में है। तो क्या होगा? इससे पूरा लंबवत रहेगा हमेशा। यहाँ पे देख पाओगे कि ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही रहेंगे, ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा अपने पास? हमेशा लंबवत ही आएगा इससे, इससे कुंडली पर लंबवत ही आपतित होगा। तो जिससे क्या होगा? इसी का फायदा हम काम में ले आ जाता है कि भाई, अपने पास मोटर वगैरह होती है ना, उनमें भी देखा होगा ऐसे गोली आकृति में रहती है। ऐसे कभी चुम्बक नहीं मिलेगी, ऐसे रहती है गोली आकृति में। उससे क्या है कि लगातार चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? परपेंडिकुलर काम करेगा, और परपेंडिकुलर में क्या होता है? मैक्सिमम मिलेगा हमें काम। बलागुण का मान कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। केवल एक ही कंडीशन मैक्सिमम था, थीटा बराबर 90 डिग्री पे, तो उसी की वजह से हमने क्या किया है? त्रिज्य चुम्बक का उपयोग लिया। अगर पूछा जाए कि त्रिज्य चुम्बक क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से थीटा, थीटा मतलब किस किस के बीच का है? जो अपने पास कुंडली का क्षेत्रफल सदिश था और चुंबकीय क्षेत्र था, उनके बीच का जो विक्षेप था, वो क्या है यहाँ पे? हमेशा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रहने से आ, बलागुण अधिकतम होता है। ठीक है। तो अब क्या होगा? इस टाउ को मैं नाम दे देता हूँ विक्षेपक। चलो, यहाँ पे आ जाएगा टाउ, एम का मान रख देंगे एन आई ए बी साइन 90। ठीक है। अब इस टाउ को नाम दे देता हूँ विक्षेपक। इसके द्वारा क्या होगा? विक्षेपण होगा। तो टाउ विक्षेपक इक्वल टू एन आई ए बी, समीकरण नंबर एक। तो अपने पास एक समीकरण आ गया। अब देखो, कुंडली में हमने क्या लगा रखा है? स्प्रिंग। जब ये घूमेगी तो इसमें ऐंठन आएगा। अब एक स्प्रिंग को तुम क्या करना, ऐसे स्प्रिंग है, उसको ऐसे घुमाना, ऐसे पकड़ के उसको ऐसे घुमाना, ऐसे। तो घुमाने से क्या होगा? एक ऐंठन आएगी। हम जिधर घुमा रहे हैं उसका विरोध होगा, हम जिधर घुमा रहे हैं उसका विरोध होगा। तो वो ऐंठन के लिए भी इसी बलागुण के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, कुंडली के घूमने से, कुंडली में जुड़ी स्प्रिंग, स्प्रिंग में ऐंठन क्या उत्पन्न होती है? ऐंठन, ऐंठन उत्पन्न होती है, ऐंठन उत्पन्न होती है, जिसके कारण
जिसके कारण जिसके कारण क्या हो जाएगा? ऐंठन बलयुग्म ऐंठन बल आघूर्ण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। ऐंठन का भी खुद का बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। यह ऐंठन बल आघूर्ण क्या करेगा? विक्षेपक का विरोध करेगा। विक्षेपक का विरोध करता है। विरोध करता है। इसका मान इसका मान कुंडली के विक्षेप विक्षेप को मैं एक कोण से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। विक्षेप विक्षेप को मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं के समानुपाती होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास हमने क्या निकाल लिया कि कुंडली में जो ऐंठन आ रहा है वो हमने टाव ऐंठन कह दिया है। किसके समानुपाती होगा? फाई। ये क्या है? फाई विक्षेप विक्षेप कौन है कि भाई घूर्णन में कितना विक्षेप आया, कुंडली कितनी घूमी है वो कौन है? समानुपाती नियतांक आ जाएगा। और समानुपाती नियतांक आ गया के, स्मॉल के फाई। अब के को क्या बोलेंगे? के एक कमा एक के स्प्रिंग ऐंठन नियतांक है। ऐंठन नियतांक है। ठीक है। अगर यहाँ से के का मात्रक भी निकलवाए ना तो यहाँ से के का मात्रक निकाल लेना। ये टाव टाव क्या होता है? टाउ का मात्रक बल आघूर्ण है। तो एफ इंटू आर वाले फॉर्मूले से आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। और ये आ जाएगा अपने पास बल आघूर्ण फाई। कौन है ये नीचे? तो मात्रक में तो ये आएगा विमा में क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। और यहाँ पे रेडियन इनवर्स आ जाएगा एक। और इसकी अलग अलग बीमा लिख के इसको कर देना है। ठीक है, अलग से नहीं कराएंगे। अब साम्य अवस्था में देखें क्या होगा। साम्य अवस्था में मतलब कि जितना ऐंठन लगा है वो उसका पूरा विरोध कर दे। कुंडली जितनी घूमी है ऊपर से तो उसका क्या कर दे, ये नीचे की स्प्रिंग उसका पूरा विरोध कर दे, उसको रोक ले। तो क्या होगा? टाव ऐंठन बराबर टाव विक्षेपक। तो ये समीकरण नंबर 2। अतः ऐंठन कितना है? के फाई। और विक्षेपक क्या था? क्या है विक्षेपक? एन आई ए बी। ए का ध्यान रखना, कुंडली का क्षेत्रफल है। ए क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल। कहीं भूल जाओ। ए कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली का क्षेत्रफल है ये। ठीक है। तो अपने पास ये आ गया। यहाँ से फाई निकाल दें। फाई बराबर आ गया एन आई को पीछे लिख लेंगे ए बी अपॉन के स्मॉल है और टू में आई। अब देखो ये क्या व्यक्त कर रहा है। बड़े काम की चीज निकली है। क्या निकली है देखो। इससे पता चल जाएगा कि हम आई धारा प्रवाहित करेंगे तो इतने कोण विक्षेपित हो जाएगी। क्या है ना कमाल की चीज। आई धारा अगर हमने कुंडली में प्रवाहित कर दी तो क्या होगा? इतने डिग्री कोण, डिग्री या रेडियन विक्षेपण आ जाएगा। सुई इतने डिग्री घूम जाएगी। तो इसी के आधार पर हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। वो पहले बीच में रहती है। तो यहां से बीच में रहेगी तो क्या हो जाएगा? जिधर धारा प्रवाहित होगी उस दिशा में वो विक्षेपित हो जाएगी। और वो क्या कौन क्या निकलेगा? फाई। तो इस प्रकार से हमने ये प्राप्त कर लिया। तो इसमें लिख लेते हैं उपरोक्त समीकरण समीकरण गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा
प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न विक्षेप फाई में संबंध को दर्शाता है। संबंध को दर्शाता है। क्या करेगा ये? फाई में संबंध को दर्शाएगा। तो यहां से गैल्वेनोमीटर का काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है। अब इसकी दक्षता, सुग्राहिता कि भाई कितना परफेक्ट काम कर रहा है, कितना ये, हाँ, इसकी ड्यूरेबिलिटी है, कितना ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो उसके लिए हम कुछ दो पैरामीटर काम में लेते हैं। तो एक आता है गैल्वेनोमीटर की दक्षता। एक तो क्या आता है? गैल्वेनोमीटर की दक्षता। गैल्वेनोमीटर की दक्षता। दक्षता क्या होती है? देखो, एक बार इसको देखना, परिभाषा में लिख रहा हूं मैं। कुंडली में एकांक विक्षेप, एकांक विक्षेप को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कुंडली में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा की मात्रा गैल्वेनोमीटर की दक्षता कहलाती है। गैल्वेनोमीटर की दक्षता कहलाती है। ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब इसमें हम धारा प्राप्त कर रहे हैं तो धारा दक्षता है ये। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस आई से, मान लो। तो क्या होगा? परिभाषा देखना। एकांक विक्षेप, तो एकांक आ गया तो नीचे कौन आएगा? विक्षेप। विक्षेप फाई। कुंडली में प्रवाहित धारा की मात्रा, तो ऊपर क्या आएगा? धारा आई। तो इसका मतलब ये क्या हो गई अपनी पास? ये हो गई धारा दक्षता। धारा का मान अपॉन में विक्षेप। इसका मतलब है कि एकांक विक्षेप हमें 1 डिग्री या फिर 1 रेडियन मिलना है, तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, वो क्या कहलाएगी? इसकी दक्षता। परफेक्ट मान, धारा का वह मान, वह न्यूनतम मान जिससे कि विक्षेप उसमें उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या है? इसकी दक्षता कहलाती है। अब देखो समीकरण 1 से फाई का मान, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से फाई का मान रखने पर, मान रखने पर क्या हो जाएगा? देखो, एस आई अपने पास आ जाएगा, आई अपॉन में फाई कितना है? एन ए बी, एन ए वी अपॉन के, और इसके मल्टीप्लाई में आई। तो क्या होगा? आई से आई कट जाएगा, आई से आई कट गया, और ये उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? के अपॉन एन ए वी। ये क्या है? इसकी दक्षता, धारा दक्षता है ये। ठीक है। ये क्या है? इसकी धारा दक्षता। अब बात आती है सुग्राहिता। एक अलग और शब्द चलता है, सुग्राहिता। गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता, ऐसा कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सुग्राहिता। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखो, उल्टा है ये इसका। अब की बार तो, पिछली बार एकांक क्या लिया? विक्षेप। यहाँ पे एकांक धारा, तो यहाँ पे लिख देंगे कुंडली में एकांक धारा, एकांक मान की धारा, एकांक कुंडली में इसको एकांक मान की धारा प्रवाह करने पर, धारा प्रवाहित करने पर
करने पर कुंडली में उत्पन्न कुंडली में उत्पन्न विक्षेप विक्षेप का मान क्या कहलाएगा? सुग्राहिता कहलाता है। सुग्राहिता कहलाता है ना उल्टा। पिछली बार क्या किया हमने देखो, एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए, अब क्या है, एकांक धारा मान प्रवाहित करने के लिए करने पर कितना विक्षेप उत्पन्न होगा। तो इसमें आ जाएगा धारा सुग्राहिता, इसको हम एस फाई से रिप्रेजेंट करें तो कितना आएगा, नीचे क्या आ जाएगा फिर अब की बार, धारा आई, धारा आई धारा आ जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा, विक्षेप। तो पहले वाले का उल्टा है, तो फाई का मान रखने पर क्या हो जाएगा, फाई एस फाई, ये हो जाएगा अपने पास क्या आएगा, NaV अपॉन में के, और यहाँ पे क्या था, आई, इनटू में 1/i यहाँ पे नीचे, तो आई से आई कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, NaV अपॉन के S5। तो ये अपने पास क्या आ गई, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। अब एक और चीज देखो, ये तो क्या निकाली हमने, धारा सुग्राहिता। अगर मैं कह दूं कि वोल्टेज सुग्राहिता यहाँ पे, तो उसका भी मान निकाला जा सकता है, उसका भी मान निकाला जा सकता है, वोल्टता सुग्राहिता, सुग्राहिता वो क्या होगी, वो फाई अपॉन आई की जगह क्या हो जाएगी, बी, फाई, और बी बराबर क्या होता है, आई आर। अब यहाँ पे फाई का मान रख देना, NaV अपॉन के इंटू आई था, और नीचे से पहले अपने पास क्या है, IR। तो इसका मतलब आई से आई कट गया, पर यहाँ पे आई, सॉरी, आई से आई कट गया, आर बच गया पर अब की बार। तो ये क्या है, फाई अपॉन बी का मान कितना आया है, NaV अपॉन के, और 1/r बचेगा इसमें, इसमें अंतर कितना है, केवल 1/r का है। तो ये क्या है, ये वोल्टता सुग्राहिता है। अब देखो, यहाँ पे सुग्राहिता में क्या है, n गुना है, यहाँ पे भी n गुना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि एकांक मान की मैं धारा कर दूं प्रवाहित, मैं थोड़ी सी धारा प्रवाहित करता हूं तो कितना विक्षेप आता है, वो उसकी सुग्राहिता है। तो अब मुझे बताओ कि इसकी सुग्राहिता बढ़ाने का क्या समाधान होगा, क्या किया जाए कि ये अच्छी सुग्राहिता प्राप्त हो जाए। एन एन पर निर्भर है, तो फेरों की संख्या बढ़ा दें, फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो सुग्राहिता बढ़ जाएगी। सही है, कौन सी बढ़ जाएगी, धारा। अब ये बताना, ये वाली बढ़ेगी क्या, बोलोगे कि सर हाँ ये बढ़ गई, एन का गुना है तो बढ़ जानी चाहिए। पर यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आर भी है, आर का क्या है लॉजिक, जब फेरों की संख्या बढ़ गई तो तार लंबा हो गया ना, ज्यादा तार की लंबाई हो गई, और मान के चलो कि मैंने यहाँ पे दो दो 2n कर दिए, तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो गई होगी, 2l पहले की बजाय। तो प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती, तो प्रतिरोध भी दोगुना हो गया होगा, प्रतिरोध भी कितना हो गया होगा, दोगुना। ये कैसे हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया है, तार के फेरों की संख्या बढ़ा दी है, दुगनी कर दी है, तो प्रतिरोध भी कितना हो गया, दोगुना। तो 2r आ जाएगा इस जगह पे, और n का मान 2n, तो 2 से 2 कट गया, तो इसका मान तो अभी भी अपरिवर्तित रहा है, पर ये बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेना, नोट डाल के, नोट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाकर संख्या बढ़ाकर
धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता का मान बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वोल्टता सुग्राहिता, वोल्टता सुग्राहिता अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ये कभी कभार कोई पूछ ले, हम बोल चाल में कहीं किसी से भिड़ जाओ, तो क्यों रहती है वो भी पता कर लिया। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब एक बात बताओ हमें, ये के क्या है? इस के का मान और होता है एक, के ऐंठन नियतांक है ना, तो ये भी लिख लेना नोट, ऐंठन नियतांक, ऐंठन नियतांक, नियतांक के बराबर होता है नीटा पाई R4 अपॉन में 2L। अब देखो, नीटा क्या है? नीटा, नीटा है यहाँ पे एक तार हमने यूज किया है, और वो है फ्रास्फर ब्रांज तार, तार का प्रत्यास्थता गुणांक है ये, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, और आर क्या है? उस फ्रास्फर ब्रांच तार की, ब्रांच तार की क्या है? लंबाई है, नहीं त्रिज्या है। आर तो क्या है? त्रिज्या, तार की त्रिज्या है। और एल क्या है? इस ट्रांसफर तार की लंबाई है। तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? ऐंठन नियतांक का मान निकाल कर इसमें मान रख देंगे। फेरों संख्या पता है, कुंडली के क्षेत्र पर निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र दिया होगा, तो ये धारा शुद्धायिता निकाली जा सकती है। आर का और भाग दे देंगे कुंडली के प्रतिरोध का, तो हमें वोल्टता शुद्धायिता मिल जाएगी। इस प्रकार ये भी निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, कौन सा तार है जो कि अपने पास परस्पर ब्रांच तार है, वो है कौन सा तार है? ये वाला जो तार है ना, ये क्या नाम है, ये बहुत सुग्राही है ये वाला, तो ये है ट्रांसफर ब्रांच तार। या फिर किसका तार है? ये कांसे का, कांसा तो देखा होगा, कांसे का तार। तो सही से बैलेंस करके चित्र को लिख लेना है। ठीक है, और ये मरोड़ी, चलो पहले से लिखा है वही होता है, मरोड़ी टोपी है। तो इस प्रकार से अपना गैल्वेनोमीटर यहीं पे लगभग लगभग समाप्त करने जा रहे हैं। ये हो गया। अब देखो, अब तक हमने क्या नापा? केवल हमने विक्षेप देखा है कि भाई अपने पास कोई भी धारा प्रवाहित होगी तो ये सुई उधर या फिर नीचे हो जाएगी, धारा की दिशा बदलने पे विपरीत दिशा में विक्षेप आ जाएगा। तो चलो इसका तो काम में आ गया। पर अगर हमें अमीटर बनाना है कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो उसका कैसे निकालेंगे? क्या ये गैल्वेनोमीटर खुद से धारा का मापन कर सकता है? यहाँ से धारा का मापन कर सकता है? सूत्र तो ये कहता है कि कर तो सकना चाहिए, कि यहाँ से फाई पता चल जाए तो धारा निकाल सकते हैं, आई का मान निकाला जा सकता है। सूत्र तो कहता है आई का मान निकाला जा सकता है, पर इसकी कुछ सीमाएं हैं। और सीमाएं क्या हैं कि क्यों नहीं निकाल सकते हम इसको सीधे मीटर में, क्यों नहीं काम में ले सकते? उसके पीछे रीजन ये है कि जो ये अपना युक्ति है, ये एक तो कांसे के तार से बनी है, प्रतिरोध नगण्य है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक तो इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो सुग्राही है ना इसकी, वो बहुत ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा होगा, सॉरी, इसकी सुग्राहिता क्या है? ये बहुत ज्यादा है। सुग्राहिता कहाँ है? देखो, सुग्राहिता का फॉर्मूला हमने लिखा है ये वाला। इसमें संख्या ज्यादा है, फेरों की संख्या, और ये ऊपर के मान सभी ज्यादा है,
तो ये क्या होगा, सुग्राही ज्यादा होने से क्या होगा, एकांक मान की धारा जैसे ही हम प्रवाहित करेंगे, पूरा विक्षेप का मान क्या हो जाएगा, झट से सुई दूसरी दिशा में आ जाएगी। सुग्राहिता ज्यादा होने का अर्थ क्या है कि बिल्कुल अत्यल्प धारा प्रवाहित करने से ही ये क्या हो जाएगा, सुई का विक्षेप एक साइड हो जाएगा। तो विक्षेप एक साइड हो जाएगा तो हमें कम मान की धारा से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, पर हमें 1 एम्पियर 2 एम्पियर मान प्राप्त नहीं कर सकते, इसका लिमिट से बाहर है। तो इसका पीछे का रीजन, दो रीजन है, तो वो लिखाएं या फिर खुद से देख लोगे। चलो लिख लेते हैं ये नोट डाल के लिख लेना। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर स्वयं अमीटर की तरह कार्य, स्वयं अमीटर की तरह कार्य नहीं करता, क्योंकि, क्योंकि पहला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर अत्यंत सुग्राही, सुग्राही युक्ति है। क्या है ये, अत्यंत सुग्राही युक्ति है, अर्थात अल्प धारा, अल्प धारा, धारा कितनी है, धारा मान लेना माइक्रोमीटर 10 की पावर -6, धारा से ही, धारा से ही पूर्ण विक्षेप प्राप्त हो जाता है। पूर्ण विक्षेप, जो सुई है वो पूरी तरीके से घूम जाती है, विक्षेप प्राप्त होता हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो भाई जब बिल्कुल अत्यल्प धारा से ही पूर्ण विक्षेप आ जाएगा तो ये इसका मतलब, इसको काम में नहीं लिया जा सकता। सेकंड कारण है इसका कि इसमें देखो क्या है, इस गैल्वेनोमीटर का ना खुद का इतनी इतनी लंबाई में प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और एन फेरे हैं, तो बहुत लंबाई हो गई, ये तार कितना लंबा हो गया, बहुत ज्यादा, तो इसका प्रतिरोध बढ़ गया। तो इसका मतलब हम लिख देंगे, गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अत्यधिक, प्रतिरोध अधिक होने के कारण, होने से, अब देखो किसी, अगर हम अधिक प्रतिरोध वाली युक्ति को अगर धारा मापने के लिए बीच परिपथ में लगाएं, तो ये खुद से ही धारा के मान को परिवर्तित कर देगी, आधी धारा को तो ये खुद ही खा जाएगी। या फिर ज्यादा प्रतिरोध है तो बी बराबर आई आर, तो यहाँ से क्या होगा, धारा के मान में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आएगा। प्रतिरोध अधिक होने से, अधिक होने से परिपथ में, परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को, धारा के मान को परिवर्तित कर देती है, परिवर्तित कर देती है। इसलिए गैल्वेनोमीटर सीधे ही मीटर का कार्य नहीं करता है, मीटर का कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, नहीं कर पाता, या फिर उपयोग में नहीं ले सकते, ऐसा लिखना, थोड़ा सा लैंग्वेज सही हो जाएगी। मीटर के लिए, मीटर के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता, में नहीं लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो अब हम चलते हैं किस पे, कि भाई अमीटर बनाना है तो कैसे बना पाएंगे।
तो अब हेडिंग डालो, धारामापी से, धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से अमीटर का निर्माण। अमीटर तो जानते होंगे, अमीटर का निर्माण। अमीटर क्या होता है? एक अमीटर एक धारा के मापन की युक्ति है, धारा के मापन की, इससे धारा का मापन होता है। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन लेबोरेटरी वाले प्रैक्टिकल में काफी बार पूछा जाता है। अमीटर क्या है? धारा का मान ज्ञात करने की युक्ति है। फिर बता रहा हूं, मान ज्ञात करने की युक्ति है। इसको परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। मतलब ये युक्ति खुद कैसे जुड़ती है परिपथ के साथ? श्रेणी क्रम में। ठीक है, पर होगा क्या देखो, अब ये ध्यान देना कि अपने पास क्या है कि यहाँ पे हमने, तो अपने यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे किसके रूप में काम कराना है इसको? अमीटर के रूप में। तो यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें किसका मापन करना है? धारा का। जब धारा का मापन करना है तो परिपथ में इस प्रकार से इसको संयोजित किया जाए गैल्वेनोमीटर को कि संपूर्ण धारा इसी से प्रवाहित हो। तो इसलिए किस किस क्रम में इसको संयोजित करेंगे? श्रेणी क्रम में। जो भी परिपथ होगा उसमें जो गैल्वेनोमीटर होगा, तो जो भी अमीटर बनेगा वो उसको किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। पर हमें ये ज्ञात हुआ है कि भाई यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसकी सुग्राह्यता ज्यादा है, तो क्या होगा? अल्पमान की धारा से ही क्या होगा? इसका विक्षेप एकदम से ज्यादा हो जाएगा। तो विक्षेप ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? इसकी सुई झटके से टूट भी सकती है। और एक और इसमें प्रॉब्लम आती है कि संपूर्ण धारा जब इसमें से प्रवाहित हो रही है, तो इसमें ऊष्मा प्रवाह से क्या हो सकता है? तार का मान, तार जल भी सकता है। तार कैसा हो सकता है? जल भी सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। जो गैल्वेनोमीटर है अपने पास, इसके समांतर क्रम में क्या करना पड़ेगा? एक बहुत सूक्ष्म प्रतिरोध जोड़ेंगे, जिससे कि अपने पास क्या होता है, ये ध्यान देना, अपने पास बी बराबर आई आर होता है, और आई बराबर क्या होता है? बी अपॉन आर। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर जी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देता हूं, जिसको मैं कहूंगा संट, कहूंगा इसको, इसका एक स्पेशल नाम होता है संट, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब अल्प प्रतिरोध जोड़ा है, बी अपॉन बहुत अल्प है ये, तो आई का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका मतलब इसमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रवाहित, यहां से प्रवाहित धारा हो जाएगी, और बाकी की जो भी शेष धारा है वो यहां से प्रवाहित होकर इस परिपथ से जलने से बचा सकती है। इसका विक्षेप एकदम से क्या नहीं होगा? एकदम से पूर्ण नहीं होगा, जैसे कि अपने पास जो घड़ी होती है इसकी, एकदम से विक्षेप ऐसे नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या करना होता है? इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ना पड़ता है? एक अल्प प्रतिरोध जोड़ना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संट कहते हैं। और जब ये मिलके क्या बनता है? एक अमीटर बनता है। तब जाके क्या, किसका निर्माण होता है? अमीटर का। तो इसमें नोट कर लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे, धारामापी से, धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर से, मैनोमीटर से, ये थोड़ा सा, गैल्वेनोमीटर से अमीटर निर्माण करने के लिए, अमीटर, गैल्वेनोमीटर से क्या कर रहे हैं? अमीटर का निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए गैल्वेनोमीटर के, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में समांतर क्रम में कट जावे, अभी भी नहीं हटा है। समांतर हटाना ही पड़ेगा। समांतर क्रम में
एक अल्प मान का प्रतिरोध, अल्प मान का प्रतिरोध, प्रतिरोध जोड़ा जाता है, प्रतिरोध जोड़ा जाता है, या फिर संयोजित किया जाता है, ऐसे लिखो, थोड़ी सी भाषा सही हो जाती। प्रतिरोध संयोजित करते हैं, इस अल्पमान के प्रतिरोध को संट कहते हैं, संट कहते हैं। क्या कहेंगे? संट कहते हैं। अब देखो क्या हुआ है, कैसे जोड़ेंगे। ये अपने पास गैल्वेनोमीटर है जी। अब यहां से हमें धारा ये मापनी है आई वाली। अब हमारे पास संपूर्ण धारा अगर इसमें से जाएगी तो गैल्वेनोमीटर झटके से सुई को इधर कर देगा, या फिर खुद ब खुद जल जाएगा सुग्राहिता ज्यादा होने से। क्या करेंगे हम, इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देंगे, एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाएगा जिसका नाम दे दिया जाएगा एस। इसको क्या बोलेंगे? संट। और यहां से धारा हमने मान ली आई एस जा रही है, और इधर आई जी। तो दोनों धारा मिलके वापस से यहाँ पे क्या मिल जाएगी? आई। तो ये मिलके बनता है अमीटर। क्या बनता है? अमीटर बनता है। इस प्रकार से हमें अमीटर प्राप्त होता है। अब कैसे धारा का मापन होगा, उसके लिए देखो, तो ये और ये समांतर क्रम में, तो मैं क्या करता हूं, माना इस पूरे परिपथ का क्या मान लेता हूं, मैं प्रतिरोध मान लेता हूं। ये अमीटर है तो आर ए मान लेते हैं। माना अमीटर का तुल्य प्रतिरोध आर ए है। अब देखो इसमें समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ये, तो हमारे पास आ जाएगा 1/आर ए बराबर 1/एस प्लस 1/जी। सही है। अब यहाँ से एस जी कॉमन आ गया, प्लस आ गया, तो जी प्लस एस। तो यहाँ से मेरे पास मिल गया 1/आर ए। तो अब मैं क्या करूंगा, इससे आर ए का मान निकाल लेते हैं। आर ए कितना आ गया? एस जी बटे जी प्लस एस। अब देखो चूंकि एस संट है, अल्प प्रतिरोध है, तो इसका मान बहुत कम होगा किससे? जी से। अतः जी की तुलना में एस को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर क्या कर देंगे, इसको नगण्य मान लें तो क्या होगा? आर ए बराबर एस जी बटे में जी। यहां से जी का क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा एस का, तो ये चला जाएगा, जी से जी कट जाएगा। अब तो इसका मतलब हो गया अपने पास आर ए लगभग बराबर है किसके? एस के। आर ए किसके बराबर है? लगभग एस के। यानी कि इसका अमीटर का जो तुल्य प्रतिरोध है, अमीटर का तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर आया है? इस संट के आया है। जबकि हमने क्या देखा था, जी, जी का प्रतिरोध बहुत उच्च था। जी का प्रतिरोध क्या था? बहुत उच्च था। और एक बात बताओ, जी का जब प्रतिरोध उच्च है, और हमने यहाँ पे क्या देखा है, ये ध्यान देना, बहुत ध्यान की बात है, कि हमने क्या देखा है कि आई बराबर होता है बी अपॉन आर। जब जी का प्रतिरोध उच्च है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मान कम आएगा। इसका मतलब अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से धारा कम प्रवाहित हो रही है। जितनी धारा जानी चाहिए उतनी धारा नहीं आ रही, पथ में परिवर्तन कर रहा है, धारा के मान में क्या करेगा? परिवर्तित हो रही है, धारा कम प्रवाहित हो रही है इससे। तो इसीलिए यहाँ पे संट को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे इसका प्रतिरोध किसके बराबर आया? इस अल्प प्रतिरोध के, संट के, एस के। और जब इसका मान कम होगा,
नीचे वाली कम वैल्यू होगी तो ये मान ऑटोमेटिकली बी अपॉन आर क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब धारा पूरी की पूरी किसमें से प्रवाहित हो जाएगी, परिपथ से। तो ये हो गया। अब प्रवाहित धारा देख लेते हैं। अब यहाँ पे चूंकि समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो पी जी बराबर क्या हो जाएगा, बी एस। और बी जी क्या होता है, आई जी इनटू में जी प्रतिरोध है, और बी एस संट वाला है, तो इसमें आई एस प्रतिरोध है, वो धारा है, और आर प्रतिरोध क्या है, एस। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या आ जाएगी, आई जी आई एस बटे, ये आ जाएगी प्रवाहित धारा एस बटे जी आई एस। ये गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा हो जाएगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई बराबर कितनी आ जाएगी, आई जी प्लस आई एस। तो ये कुल धारा प्रवाह है। यहाँ से आई जी का मान निकालेंगे इसमें, और आई एस में मान रख के क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अमीटर को हम किस में काम में लिया जा रहा है, और धारा मापन के लिए। अब ये एक चीज और ध्यान में रखना, ये अमीटर कोई भी परिपथ दे दे, उसमें धारा का मापन करना है, तो उसको उसमें क्या है जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये नोट डाल के लिख लेना, नोट अमीटर से परिपथ में धारा मापन के लिए नोट अमीटर से परिपथ में धारा मापन के लिए अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये देख लेना, अपने पास ये परिपथ है कोई आर, परिपथ है कोई, परिपथ का प्रतिरोध है, और इसमें से धारा चाहिए, तो इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये अमीटर है, ये श्रेणी क्रम में संयोजन है। और हाँ, इतना ध्यान रखना, जब इसका खुद का निर्माण किया जा रहा है, किससे निर्माण हुआ है, गैल्वेनोमीटर से, इससे गैल्वेनोमीटर से मिलकर बना है, तो उसमें भीतर अंदर इसमें संट जोड़ा गया होगा, तब ये मिलके क्या बनाए, एक अमीटर बनाए। तो इसके खुद के निर्माण में तो संट को हमने समांतर में जोड़ा है, और जब इसका हम उपयोग लेंगे घरों में विद्युत धारा मापन के लिए, तो इसको किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो ये ध्यान में रख के चलना है। ठीक है। अब आता है इससे वोल्ट मीटर का निर्माण। हमने अमीटर नाप लिया, अब वोल्ट मीटर का निर्माण कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हेडिंग डालो, गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का निर्माण, वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का निर्माण। तो वोल्ट मीटर का निर्माण कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो उसके लिए देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखो अपने पास क्या होता है कि हम कोई भी परिपथ में दो सिरों के मध्य क्या नाप रहे हैं, विभवांतर। क्या माप रहे हैं, विभवांतर। तो विभवांतर मापन के लिए हमें क्या आवश्यक होता है, कि यह आवश्यक होता है कि एक तो उनमें धारा प्रवाह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे धारा प्रवाह नहीं होना चाहिए, मतलब हम विभवांतर का क्या कर रहे हैं, यथार्थ मापन कर रहे हैं। हम अब इसमें उपकरण सेट कर रहे हैं। अब उपकरण के अंदर से ही खुद धारा का मान जा रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं परिपथ इसमें से कुछ परिपथ में क्या हो रहा है, धारा का लॉस होगा, या फिर परिपथ में विभवांतर का पतन होगा। क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे पे धारा अगर जा रही है, तो इसमें वोल्टेज में अंतर आ गया। तो अपने पास वोल्टमीटर कैसी युक्ति होनी चाहिए कि परिपथ से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो, ऐसा उपकरण जोड़ा जाए जिसमें से कोई भी धारा प्रवाह नहीं हो। अब हमारे पास बी बराबर आई आर होता है, और धारा प्रवाह क्या होता है, आई बराबर बी अपॉन आर। तो इसका मतलब मुझे प्रतिरोध का मान बढ़ाना पड़ेगा।
जिससे कि उसमें से होके धारा नहीं जाए। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसमें, किसी परिपथ में विभवांतर मापन के लिए, मापन के विभवांतर, किसी परिपथ में विभवांतर के यथार्थ मापन के लिए, ऐसा लिखना। किसी परिपथ में विभवांतर के यथार्थ मापन के लिए, मापन के लिए यह आवश्यक होना है चाहिए कि यह आवश्यक होना चाहिए कि वोल्टमीटर, जो कि इसको माप रहा है, हम वोल्टमीटर का निर्माण कर रहे हैं, वोल्टमीटर परिपथ से कोई धारा ग्रहण ना करे, से कोई धारा ग्रहण नहीं करे। धारा ग्रहण क्या नहीं करे? धारा का खुद के अंदर ग्रहण नहीं करे, धारा ग्रहण नहीं करे। अर्थात अब धारा ग्रहण नहीं करे, इसका मतलब कैसे संभव हो सकता है कि भाई हमारे पास एक ही चीज तरीके संभव है कि बी बराबर आई आर होता है और आई बराबर बी अपॉन आर होता है। आर का मान बढ़ा दो तो ये धारा गिर जाएगी, इसमें से धारा कम जाएगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? आर का मान बढ़ाना पड़ेगा, हमें आर का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कब संभव होगा? अर्थात यह तभी संभव होगा जब विभवांतर मापन की युक्ति, मापन की युक्ति, युक्ति क्या है? वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का प्रतिरोध, प्रतिरोध बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो। अब इसका मतलब हमें ऐसा उपकरण बनाना पड़ेगा जिससे कि उस प्रतिरोध क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। तो अतः इस प्रकार गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? बनाने के लिए एक उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस, आर एच, उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, दिया जाता है, जिससे इसमें से प्रवाह धारा का मान, जिससे इसमें से होकर प्रवाह धारा, होकर प्रवाहित धारा का मान कम हो जाता है, प्रवाहित धारा का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या करेंगे? एक गैल्वेनोमीटर होगा जी, इसके समांतर क्रम में क्या कर देंगे? एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, उसका नाम क्या रखा है? आर एच, हाई रेजिस्टेंस, और जी गैल्वेनोमीटर है। तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पे वो धारा कम प्रवाह प्रवाह होगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक वोल्ट मीटर। सही है, ये क्या बन जाएगा? एक वोल्ट मीटर। अब बी अगर निकाले, विभवांतर कितना आ जाएगा? एक तो गैल्वेनोमीटर का और एक बी आर एच का। तो यहां से अपने पास ये तुल्य वोल्ट मीटर आ जाएगा, और प्रतिरोध भी देखा जाए तो आर
आर किसका, वोल्ट मीटर का, तो ये आ जाएगा एक तो जी का प्रतिरोध, जी प्लस आर एच, श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए उच्च प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या माप सकते हैं, ये माप सकते हैं। इस प्रकार से हो गया ना मापन। अपने पास क्या मिला, हमें उच्च प्रतिरोध लगा के हमने धारा के मान को कम कर दिया, और कम करने से क्या हो गया, हमारे पास ऐसा युक्ति परिपथ मिल गया जिससे कि उस उपकरण से धारा का मान कम प्रवाह हो रहा है। तो हमने क्या किया, आरएच को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और उधर क्या किया था, उधर समांतर क्रम में जोड़ा था, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ा, दोनों में अंतर यह है। तो ये क्या प्राप्त हुआ है मुझे, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर, और इसको बोलते हैं हम वोल्ट मीटर तुल्य परिपथ, वोल्ट मीटर तुल्य परिपथ। और इससे पहले वाला जो चित्र बनाया था, ये ये चित्र है अमीटर तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ। क्वेश्चन आता है तो ऐसे बनाना है, ऐसा मत कर देना एक ही लाइन में ये बना के आ जाओ, ये वाला, ये तो बना हुआ अमीटर है, अमीटर का निर्माण कैसे हुआ वो दिखाना है। ठीक है, अब बात आती है कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाएगा परिपथ में। परिपथ में वोल्ट मीटर यानी कि विभवांतर मापने के लिए तो उसके सिरों पे लगाया जाएगा ना, तो ये समांतर क्रम में हो गया, उसके परिपथ के बीच में नहीं लगाएंगे, सिरों पे लगाएंगे। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना, किसी परिपथ में वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापन के लिए, विभवांतर, विभवांतर, अरे विभवांतर, विभवांतर मापन के लिए इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। खुद कैसे जुड़ेगा ये, समांतर क्रम में। जैसे मान के चलो कि अपने पास ये प्रतिरोध है आर, इसके सिरों पे विभवांतर मापना है मुझे ए और बी पर, इस प्रतिरोध पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाऊंगा, कहाँ पे, समांतर क्रम में। इस ए बी को हटा देते हैं, तो प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर कितना हो गया, बी, प्लस माइनस। तो इस प्रकार से इसको किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, बी को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और ये लैब वाले एग्जाम में पूछा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि आदर्श प्रतिरोध क्या होगा, आदर्श वोल्ट मीटर, तो भाई आदर्श वोल्ट मीटर के लिए ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रतिरोध बहुत उच्च हो जाए, अनंत हो जाए, जिससे कि धारा का मान इसमें से क्या हो जाए, आई जीरो हो जाए, आई का मान जीरो हो जाए, इससे प्रवाहित धारा ही ना जाए, इसके अंदर धारा नहीं जाए, केवल सिरों के अंदर विभवांतर का ही मापन कर पाए। तो ऐसा होना चाहिए भाई। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई टॉपिक ऐसा नहीं है, होगा तो इसमें आगे इसमें ऐड भी कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई मिलता भी है तो भविष्य में। तो प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन वगैरह देखते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।